हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो वनडे एग्जाम होने वाले हैं, या बोलिए जैसे यूपीपी कांस्टेबल हो गया, आपका बीएसएफ ट्रेडमैन हो गया, अदर ट्रेडमैन की वैकेंसी जो मतलब आई हुए हैं या आने वाली हैं, उन्हीं के मतलब क्वेश्चन के आधार पर हम डेली आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आते हैं। और आज भी एक अच्छे मतलब क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपका समय न बर्बाद करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं। और हम आज के अपने पहले क्वेश्चन मतलब आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, निम्नलिखित में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती है, जिसकी सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे आपकी जिसकी सीमा आपके 3 देशों के साथ लगती है, और एक ऑप्शन जो होगा आपका गलत होगा, मतलब आपका सही आंसर होगा जिसकी सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका सिक्किम, और ऑप्शन सी दिया आपका पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी दिया आपका असम। तो अगर हम यहाँ से आंसर की बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी असम। असम जो है इसकी सीमा अगर हम पूछे किसके किसके साथ लगती है, इसकी सीमा लगती है कि बांग्लादेश के साथ, किसी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है असम की सीमा, असम की सीमा। और अगर सब पूछे किसके साथ लगती है तो ये लगती है आपकी भूटान के साथ, किसके साथ, भूटान के साथ। ठीक है, चलिए हम इससे अच्छा हम आपको मैप से मतलब समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए आपका भारत का मैप दिया हुआ है। क्या दिया है? भारत का मैप। आपके ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश था, सिक्किम था, और था आपका वेस्ट बंगाल, और एक था आपका असम, एक था आपका असम। ठीक है, तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है? ये देखिए आपका ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है आपका अरुणाचल, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। इधर है आपका चीन। ठीक है, और यहाँ पर है आपका भूटान। क्या है? भूटान। और यहाँ पर है आपका नेपाल, यहाँ पर है आपका नेपाल। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसके इस बगल है आपका म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है, मतलब 3 देश के साथ, 3 देश के साथ, भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ है? आपके साथ भूटान है, चीन है और म्यांमार है, म्यांमार है। ठीक, अगला देखिए, अगर हम किसकी बात करें, सिक्किम की बात करें, किसकी? सिक्किम की बात करें, ये आपका सिक्किम। क्या है? ये है आपका सिक्किम, ये आपका सिक्किम राज्य। अगर पूछे सिक्किम की सीमा किसके किसके साथ लगती है तो ये लगती है आपके नेपाल, भूटान और चीन। यहाँ पर है आपका, ये आपका चीन है। क्या है? चीन है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? सिक्किम की। सिक्किम की सीमा अगर पूछे किसके किसके साथ लगती है तो ये लगती है आपके नेपाल, भूटान और चीन के साथ, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। ठीक, नोट कर लीजिए यहाँ पर किसके साथ है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ। नेपाल, भूटान और चीन के साथ किसकी सीमा लगती है? ये आपकी लगती है सिक्किम की। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, किसकी बात करें? पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। ये दिया आपका पश्चिम बंगाल, ये दिया आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल। अगर पूछे पश्चिम बंगाल की सीमा के कौन कौन से देश के साथ लगती है तो पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पर लग रही है आपके किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक, इधर से आपका भूटान के साथ, और इधर से आपका बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, तो देख लिए अरुणाचल प्रदेश का सीमा किसकी लगती है? भूटान, चीन, म्यांमार। सिक्किम के साथ नेपाल, भूटान, चीन। और पश्चिम बंगाल के साथ आपके नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और असम की बात करें तो इसके साथ सिर्फ दो ही देश की सीमा लगती हैं, बांग्लादेश और भूटान, बांग्लादेश और भूटान। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर इसमें यहाँ पर दिया आपका, जैसे यहाँ पर है आपका ये लद्दाख है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश भी आपका जिसकी सीमा मतलब 3 देशों के साथ लगती है।
3 देशों के साथ लगती है। इधर से आपका पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है अफगानिस्तान, और इधर आपका चीन के साथ। यानी अगर पूछे कितने राज्य हो गए, 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा मतलब 3 देशों के साथ लगती है, और एक आपका यूटी है यानी लद्दाख जो है उसकी सीमा भी आपके किसके साथ लगती है, 3 देशों के साथ लगती है। किसके किसके साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन ए दिया आपका राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी दिया आपका डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन सी दिया आपका लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी क्या दिया है, ऑप्शन डी क्या दिया, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी था आपका महात्मा गांधी। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे कर दिया गया है। ये कर दिया गया आपके डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम से कर दिया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। डॉक्टर मनोहर पर्रिकर कौन थे, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगर एक और मतलब एक नया एयरपोर्ट के नाम अगर हम आपसे पूछें, किसका, शिवमोगा, या क्या है, शिवमोगा। ठीक है, तो आप बताइए कि शिवमोगा एयरपोर्ट किस राज्य में है, शिवमोगा एयरपोर्ट किस राज्य में है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, शिवमोगा एयरपोर्ट आपके किस राज्य में स्थित है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, डॉक्टर मनोहर लोहिया। और आपसे एक क्वेश्चन है कि शिवमोगा एयरपोर्ट जो है आपके किस राज्य में है। ठीक, इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर इसका दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है। निम्नलिखित में से सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका दीमक, ऑप्शन बी दिया आपका मच्छर, ऑप्शन सी दिया आपका ततैया, और ऑप्शन डी दिया आपका घरेलू मक्खी। ऑप्शन डी क्या दिया है, घरेलू मक्खी। तो निम्नलिखित सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम पूछे तो सफ़ेद चींटी को मतलब दूसरे मतलब किसे कहते हैं आज, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, दीमक है। क्या है, दीमक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये दीमक जो होता है चींटी की ही एक प्रजाति होती है, इसलिए चींटी का दूसरा नाम पूछे तो क्या है, वो आपके दीमक है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ब्लैक राइनो के संरक्षण में, ब्लैक राइनो मतलब गैंडा। ठीक, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड किसने जारी किया, वन्य जीव संरक्षण बांड किसने जारी किया है। ऑप्शन दिया आपका IMF, ऑप्शन बी दिया विश्व बैंक, ऑप्शन दिया आपका IUCN, और ऑप्शन दिया आपका WTO। ऑप्शन डी क्या दिया, WTO। मतलब जो वन्य जीव संरक्षण बांड है ये किसने जारी किया है। तो अगर पूछे किसने जारी किया, तो जारी किया आपके IMF ने। किसने जारी किया आपके विश्व बैंक ने, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम IMF की बात करें, IMF की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को। और विश्व बैंक की स्थापना पूछी तो इसकी बैंक हुई थी आपके 1944 में। और दोनों का अगर से पूछे दोनों का मुख्यालय कहाँ पर, यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर है, दोनों का हेड क्वार्टर है आपके वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय स्थित है। वाशिंगटन DC में आपके दोनों का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछे विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके अजय बंगा जी कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में। ठीक, अगर हम WTO की बात करें, किसकी, WTO की बात करें, WTO की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995। अगर से इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर है आपका जिनेवा में। कहाँ पर, जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। अगर पूछे इसके महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक हैं आपके नागोजी ओंकाजा इवेला इसके कौन है, इसके आपके महानिदेशक हैं। नागोजी ओंकाजा इवेला कौन है, इसके महानिदेशक हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, पूछा जाए कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बांड किसने जारी किया, तो किए थे आपके, किसने किया था आपके विश्व बैंक ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन बी दिया आपका देहरादून, ऑप्शन सी दिया आपका कुर्ग, और ऑप्शन डी दिया आपका लखनऊ। मतलब कहाँ पर स्थित है क्या चीज़, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे लखनऊ में और क्या है, तो लखनऊ में आपके भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अगर हम नई दिल्ली की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, नई दिल्ली दिया, नई दिल्ली के में अगर पे क्या है, तो यहाँ पे आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान क्या है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपके नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर पूछे देहरादून में क्या है, देहरादून में आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर, देहरादून में क्या है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। क्या है, शिक्षा परिषद है। ठीक है, क्या है, देहरादून में आपके भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आपके कहाँ पर है, आपके देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर है, देहरादून में। अगर हम कुर्ग की बात करें, कुर्ग में क्या है, तो कुर्ग में आपके भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान, क्या है, कॉफी अनुसंधान संस्थान, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपके कुर्ग में। ठीक, नई दिल्ली में क्या है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, देहरादून में आपके भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद, कुर्ग में आपके काफी अनुसंधान संस्थान, और लखनऊ में क्या है, भारत का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका सेंटिनलीज, ऑप्शन बी दिया आपका ओनगे, ऑप्शन सी दिया आपका जारवा, और ऑप्शन डी दिया मुंडा। ऑप्शन डी दिया आपका मुंडा। ठीक है, तो कहाँ की बात कर रहा है, ये बात कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है आपके अंडमान निकोबार के। कहाँ का, अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। ठीक है, कौन सा समूह जो है वो आपके अंडमान निकोबार में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा समूह नहीं है इसमें से, तो ये आपके मुंडा जनजाति जो है ये आपके अंडमान निकोबार में नहीं मिलती है। ठीक है, और सेंट्रलीज बात करें तो आपके अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला मतलब वहाँ पर रहने वाला आदिवासी समूह है। और ओनगे को क्या कहते हैं, ओंगेस, इसे ही ओंगेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंगेस या ओंगे। ठीक, अगर हम जारवा की बात करें तो इसे कहते हैं जरावास भी इसे ही कहते हैं। तो सेंटिनलीज और ओंगेस या जरावास ये तीनों कहाँ की जनजाति हैं, ये आपके अंडमान निकोबार की हैं। यहीं पर ही आपके एक सोमपेश जनजाति भी आपकी पूछे कहाँ की है, तो ये भी आपके कहाँ का है, ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, अभी हम कल दो जनजातियाँ बताए थे, मतलब आदिवासी जनजाति बताए थे। ठीक है, कौन कौन सी थी, वो एक था आपका भूटिया, एक था आपका भोटिया। ठीक है, अगर पूछे भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है या कहाँ रहती है, तो ये आपकी रहती है आपके उत्तराखंड में। ठीक, और एक थी आपकी भूटिया। ठीक है, अभी कल के ही प्रैक्टिस सेट में से बताया था कि भूटिया जनजाति आपके उत्तराखंड में है, और भूटिया की बात करें कहाँ पर है, यह है आपके सिक्किम में। ये कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। कहाँ पर, सिक्किम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भूटान के साथ नहीं जुड़ी हुई है। मतलब निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा जो है वो भारत के साथ नहीं जुड़ी है। ऑप्शन ए दिया आपका भूटान, ऑप्शन बी दिया आपका नेपाल, ऑप्शन सी दिया आपका श्रीलंका, और ऑप्शन डी दिया पाकिस्तान। ठीक, ऑप्शन डी क्या दिया है, पाकिस्तान। ऑप्शन डी क्या दिया है, पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम आपको मैप पे देख लेते हैं। आपके मैप में कौन कौन सा ऑप्शन था,
भूटान था। भूटान कहाँ पर है, भूटान की लोकेशन देख लीजिए, भूटान है आपका यहाँ पर, क्या है ये भूटान है, ठीक है। और ये आपका नेपाल, ये क्या है नेपाल। और यहाँ पर है आपका पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर है आपका पाकिस्तान। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका आपका यहीं पर है, ठीक है, श्रीलंका यहीं पर है, ठीक। तो क्या कहा था, कौन सा मतलब देश है जो आपके भारत के साथ सीमा साझा, मतलब भारत के साथ पूछा था निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा, अच्छा थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है, थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है, ठीक है। तो भूटान की अगर हम देख लें, कहाँ पे, यहाँ आप देख लीजिए, भूटान की बात करें तो भूटान देखिए किसे किसे जुड़ा है, आपने देखा था सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और असम है, और उसके बाद कौन है, अरुणाचल प्रदेश। इन सब के साथ कौन सा देश जुड़ा है, आपके भूटान। भूटान की सीमा आपकी थल सीमा जो है आपकी भारत के साथ लगती है, और नेपाल की भी लगती है। इसका अगर तो पूछे किसके साथ मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो आपके उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है, ठीक। पाकिस्तान भी आपके भारत के साथ सीमा साझा करती है, स्थलीय सीमा साझा करती है। हम श्रीलंका की बात करते हैं, क्या करती है, आपकी जलीय सीमा साझा करती है, जलीय सीमा साझा करती है। यानी जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ जुड़ी नहीं है, जबकि श्रीलंका की थल सीमा जो है आपके भारत के साथ नहीं जुड़ी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देख लिए भारत की, इसकी भारत के बारे में अगर हम बात करें, अगर पूछे भारत की, क्या भारत के कितने राज्य हैं जो कि आपकी जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो आपके जल के साथ सीमा बनाते हैं, मतलब समुद्री सीमा बनाते हैं, तटीय मतलब तटीय राज्य भी बोल सकते हैं, मतलब कितने तटीय राज्य हैं, क्या तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है आपका गुजरात, क्या है गुजरात है, यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र है, ये है आपका गोवा, क्या है गोवा, यहाँ पर है आपका कर्नाटक, ये आपका केरल, तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश, क्या है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा है, और फिर आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो टोटल अगर से हम बात करें तो टोटल कितने राज्य हैं, टोटल आपके 8 राज्य, अरे टोटल 9 राज्य, टोटल 9 राज्य। अरब सागर के साइड हैं आपके टोटल 5 राज्य। अरब सागर के साथ कौन से मतलब कितने राज्य हैं, अरब सागर की तरफ हैं आपके, अरब सागर की तरफ, सॉरी किसकी तरफ, अरब सागर की तरफ कितने हैं, अरब सागर की तरफ है आपके 5 राज्य, टोटल 5 राज्य। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है आपका गुजरात, ठीक, गुजरात के बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है आपका गोवा, गोवा है, गोवा के बाद है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद है आपका केरल। हो गया था आपके अरब सागर, अरब सागर साइड आपके कितने मतलब राज्य हैं जो कि आपके तटीय सीमा बनाते हैं, आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, आपके 5 राज्यों के हैं। और अगर से हम बोले BOB यानी बंगाल ऑफ वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ मतलब कितने राज्य हैं जो कि आपके तटीय सीमा बनाते हैं, तो आपके 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और आपका उड़ीसा है, उड़ीसा है, और है आपका कौन सा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कितने राज्य होंगे आपके, टोटल 9 राज्य हैं जो कि आपके तटीय मतलब तटीय सीमा बनाते हैं जी, ठीक है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये आपके टोटल 9 राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं जो कि आपके तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका आपातकाल, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है दिया आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ऑप्शन भी दिया आपका अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 43, और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है। तो पूछ रहा है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन है जो कि अनुच्छेद 20 और 21 हैं। तो जो हमारे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हैं आपके आपातकाल के समय मतलब वो निलंबित नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। अगर पूछे अनुच्छेद 20 क्या है तो अनुच्छेद 20 है आपके
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें बताया गया? अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अगर हम पूछे अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 से आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछे किसमें है तो आपका अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 20 में है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि का के संबंध में संरक्षण। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपके आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ने दिया आपका गोवा, ऑप्शन बी दिया आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया आपका पश्चिम बंगाल। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय की बात करें कहाँ पर, कहाँ मतलब किस राज्य में स्थित है? तो आपके गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन दिया आपका साबरमती नदी, ऑप्शन बी दिया आपका बेतवा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका कावेरी नदी और ऑप्शन डी दिया आपका ताप्ती नदी। ऑप्शन डी दिया आपका ताप्ती नदी। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें साबरमती नदी की, साबरमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? यहाँ पर आपका गांधीनगर, क्या है? गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद। पूछा भी, हमारा क्वेश्चन भी पूछा था कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपके साबरमती, किस पर? साबरमती नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, और साबरमती नदी पर ही आपका गांधीनगर भी बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम बेतवा नदी की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी क्या दिया है? बेतवा नदी। बेतवा नदी के तट पर कौन कौन से मतलब शहर बसे हुए हैं? यहाँ पर आपका विदिशा है, क्या है? विदिशा है, विदिशा और झांसी। विदिशा और झांसी कहाँ पर हैं? ये आपके मतलब किस नदी के तट पर हैं? ये आपके बेतवा नदी के तट पर हैं। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, कावेरी नदी की, कावेरी नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं? तो यहाँ पे आपका तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली अगर पूछे किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अगर हम पूछे ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर, तो यहाँ पर आपका सबसे प्रमुख शहर है आपका सूरत। कहाँ पर है? आपके गुजरात में है, जो कि आपके ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो एक है आपका महाराष्ट्र का भुसावल, महाराष्ट्र का भुसावल हो गया, और है आपका नेपानगर। इस सब कहाँ के हैं? नेपानगर कहाँ का है? आपके मध्य प्रदेश, नेपानगर है। एक है आपका बैतूल हो गया, और बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर। ठीक है, इस किस नदी पर है? आपके ताप्ती नदी पर है। ठीक है, ये तीनों आपके लास्ट के जो हैं ये आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भुसावल कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। सूरत कहाँ है? आपके ताप्ती नदी पर है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए दिया आपका स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी दिया आपका इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी दिया आपका NG रंगा, ऑप्शन डी दिया आपका PC जोशी, ऑप्शन डी दिया आपका PC जोशी। तो किसकी बात करें? अखिल भारतीय किसान सभा। अगर इसके बारे में बात करें, अखिल भारतीय किसान के बारे में, तो एक ऐसी सभा थी, एक किसान मतलब भारत के किसानों का एक संगठन था। ये अखिल भारतीय किसान सभा क्या थी? तो मतलब भारत के किसानों का क्या था? एक संगठन था। ठीक है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी अखिल भारतीय सभा की, किसकी? अखिल भारतीय सभा की पूछे अगर से स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 11 अप्रैल 1936 में। 11 अप्रैल 1936 में। अगर पूछे कि संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है आपके कौन है? स्वामी सहजानंद कौन है? स्वामी सहजानंद क्या है? इसके संस्थापक है, और इन्होंने ही भारत के अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किए थे? किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, NG रंगा अगर पूछे इस सभा में क्या थे? इनको क्या बताया गया था? इनको इस सभा का सचिव बनाया गया था। इस सभा का सचिव अगर पूछे किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था आपके NG रंगा को। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो एक भारत में किसानों की एक संगठन था। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। और इस सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता भी किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। और इस सभा अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव अगर पूछे किसे बनाया गया था या चुना गया था? तो चुना गया था आपके NG
रंगा को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन है दिया आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया आपका हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी दिया आपका हाइड्रोजन और हीलियम, और ऑप्शन डी दिया आपका ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक, किसकी बात करें? तारे तारे तारे। ठीक है, किसकी? तारे की। अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अगर पूछे सूर्य मतलब किससे बना है, तो आपके हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। यानी तारे का भी निर्माण किससे होगा? हाइड्रोजन और हीलियम से। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इनके निर्माण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, इनका परसेंटेज होता है आपका 70 से 90%, और हीलियम का परसेंटेज कितना होता है, तो इनका मतलब परसेंटेज होता है 10 से 30%। ठीक है, 10 से 30% क्या होता है? हीलियम होता है, और हाइड्रोजन होता है आपका 70 से 90%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए दिया आपका बलबन, ऑप्शन बी दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी दिया आपका बाबर। ऑप्शन डी क्या दिया है? बाबर। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो अपनाए थे कौन? बलबन ने। किसने? बलबन ने। अगर पीछे बलबन कौन था, तो बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम। ठीक है, बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। किस वंश का था? आपके गुलाम वंश का था। ठीक, तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? अपनाई थी अपने बलबन ने। अगर तो बलबन का मतलब शासनकाल कब से कब तक था? यह था आपका 1266 से 1266 1287 तक। 1266 से 1287 तक किसका शासनकाल था? तो यह था आपके 1200 सॉरी देख लेते फिर से। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? बलबन की। बलबन के अगर से पूछे शासनकाल कब से कब तक था? ये था आपके 1266 से 1287 तक। 1287 तक किसका शासनकाल था? ये था आपके बलबन का शासन काल था। बलबन का शासन काल था। ठीक है, बलबन ने अगर पूछे बलबन ने अपने आप को क्या कहा था? उसने कहा था जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। बलबन ने खुद अपने आप को क्या कहा? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। अगर पूछे किसने कहा था अपने आप को, तो ये थे आपके बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा था। अगर पूछे बलबन की उपाधि क्या थी? बलबन की उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी आपकी उलूग खां। क्या थी? उलूग खां। बलबन की उपाधि क्या था? उलूग खां। अगर बलबन का वास्तविक नाम पूछे, वास्तविक नाम, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था आपका बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन क्या नाम था उसका? बलबन का वास्तविक नाम पूछे तो बहाउद्दीन था। बलबन की उपाधि पूछे तो अथब का उलूग खां। और बलबन ने अपने आप को खुद मतलब अपने को खुद क्या बोला था? जिल्ले इलाही। ठीक, ये कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने क्या किया? लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। और इसने आपके सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस मतलब सिजदा और पैबोस नामक प्रथाएं शुरू की थी। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस नामक, सिजदा एंड पैबोस नामक प्रथाएं शुरू की थी। किसने? ये किए थे आपके बलबन ने। सिजदा मतलब झुकना, और पैबोस मतलब क्या होता है? पैबोस मतलब पैरों को चूमना। सिजदा मतलब झुकना सामने, और पैबोस मतलब पैरों को चूमना। ठीक, सिजदा एंड पैबोस की नीति किसने अपनाई थी? मतलब शुरू किसने की थी? ये किए थे आपके बलबन ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले देख लें इसका आंसर क्या होगा। लौह या रक्त की नीति किसने अपनाई थी? किसने? आपके बलबन ने ही अपनाई थी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि नामचा बरवा में यू टर्न लेने वाले ब्रह्मपुत्रा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बरवा है कहाँ पर? नामचा बरवा है कहाँ पर? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, आप ये बताइएगा नामचा बरवा है कहाँ पर। ठीक, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्रा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्रा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन यदि आपको असम में, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी दिया आपका नागालैंड में, और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुर। ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुर। ठीक है, अगर पूछे किसकी बात कर रहा है? ब्रह्मपुत्रा नदी की।
ब्रह्मपुत्रा नदी की। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कहाँ से, आपके तिब्बत से। कहाँ से, तिब्बत से। तिब्बत के कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, आपके ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ठीक, और ये कहाँ पर, नामचा परवा से यूटर्न लेने के बाद कहाँ पर, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी टोटल 2900 किमी, 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर पूछे भारत में इसकी लंबाई कितनी है, मतलब भारत में कितनी दूरी तक मतलब जाती है, तो जाती है आपके 916 किमी, 916 किमी भारत में इसकी लंबाई है। और टोटल लंबाई पूछे, टोटल लंबाई है इसकी कितनी, 2900 किमी। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 2900 किमी। ठीक है, अगर पूछे तिब्बत में, कहाँ पर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं आपके सांगपो पूछे कहाँ पर जानते हैं, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को वो जानते हैं तिब्बत में। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा कहाँ पर कहा जाता है, तो कहा जाता है आपके असम में। कहाँ पर, असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा के नाम से असम में जानते हैं। ठीक है, अगर मुझे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। और गंगा नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में आपके पद्मा कहते हैं। ठीक है, और जब जमुना और पद्मा मिल जाती हैं तो मिलकर कौन से मतलब क्या बनाती हैं, आपकी मेघना बन जाती हैं। क्या, इनके मतलब संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए दिया आपका NG अयंगर, ऑप्शन बी दिया आपका KM मुंशी, ऑप्शन सी दिया आपका VN राव, और ऑप्शन डी दिया आपका मोहम्मद सादुल्ला। ऑप्शन डी क्या दिया, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है आपके प्रारूप समिति की। किसकी, संविधान सभा की प्रारूप समिति। ये कितनी सदस्यीय समिति थी, इसमें टोटल आपके 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे, आपके 7 सदस्य थे। अगर पूछे इस सदस्य के गठन मतलब इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, समिति का गठन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 29 अगस्त। कब, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और 30 अगस्त, कब, 30 अगस्त 1947 को इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बना दिया गया था, इस समिति यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, किसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को इस समिति क्या होता है, गठन होता है। और 30 अगस्त 1947 को इसके अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है, ये बना दिया जाता है आपका भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को इसका क्या बना दिया जाता है, इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कितनी मतलब कितने सदस्य की समिति है, ये टोटल है आपके 7 सदस्यों के। इसमें अगर पूछे कौन कौन से सदस्य शामिल थे, पहले तो हो गए आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि आपके इनके अध्यक्ष थे। दूसरे थे आपके KM मुंशी जो कि आपके कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। ठीक, तीसरे थे आपके, एक हो गए आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे हो गए के KM मुंशी, और तीसरे हो गए आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ये तीसरे थे। चौथे थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवें थे आपके मोहम्मद सादुल्ला। एक थे आपके BL मित्र थे। कौन थे, छठे नंबर पे आप थे BL मित्र। और इनके जगह पे कौन आ गए थे, AN माधव राव। क्यों आए थे, क्योंकि 1948 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। और सातवें थे DP खेतान। और इनकी मृत्यु के कारण 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पे कौन आ जाते हैं, इनके स्थान पर आ जाते हैं TT कृष्णमचारी मतलब इसके सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो पूछा था इनमें से कौन संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे। ठीक है,
एन.जी. अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, और कौन थे, के.एम. मुंशी थे, बी.एन. राव थे, बी.एन. राव थे, और अरे सॉरी बी.एन. राव नहीं थे, बी.एन. राव ही नहीं थे, आपके मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एन. राव ही नहीं थे। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर इसमें कितने सदस्य थे, टोटल कितने सदस्य हुए, टोटल 7 सदस्य हुए, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका, निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है दिया आपका व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी दिया आपका आर्थिक समग्र, ऑप्शन सी दिया आपका राष्ट्रीय आय, और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं है। तो किसकी बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो किया जाता है आपके व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत इकाई, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए दिया आपका चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए दिया आपका चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी दिया आपका बंगाल विभाजन, और ऑप्शन सी दिया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी दिया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब ये नंबर दिए हैं, मतलब इनमें पूछा सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, मतलब इसे कालक्रम के अनुसार मतलब व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर हम पहले एक नंबर की बात करें, क्या दिया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह अगर हुआ कब था, ये हुआ था आपका 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह 1917 से किससे संबंधित है, आपके किसानों के मतलब नील की खेती से, मतलब किसानों के पक्ष, मतलब किसानों से संबंधित था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, आपके बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को, ठीक है। अगर पूछे बंगाल विभाजन की मतलब निर्णय कब लिया गया था, लिया गया था कि 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, 1905 को। अगर पूछे इसे प्रभाव में कब आया था, आया था आपका 16 अक्टूबर 1905, यानी कुल मिला जुला कर कब हुआ था, 1905 में, ठीक। अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें करते कब हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पूछा इसमें मतलब क्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा मतलब हुआ था आपका बंगाल विभाजन, यानी 2 नंबर सबसे पहले पर आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा हुआ, चंपारण सत्याग्रह, यानी उसके बाद आ गया 1, और उसके बाद हुआ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में, यानी 3, यानी 2, 1, 3। ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसमें दिया आपका 2, 1, 3, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन ए दिया आपका 1, 2 और 3, ऑप्शन बी दिया आपका 3, 1 और 2, ऑप्शन सी दिया आपका 2, 1 और 3। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को यह मतलब हुआ था। कहाँ किस दिन हुआ था, तो हुआ था आपके बैसाखी के दिन। किस दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। अगर पूछे इसमें जो था मतलब जो गोली मतलब जो चलाई गई थी मतलब किसानों पर, वो भीड़ में जो मतलब भीड़ों पर जो गोलियां चलाई गई थी मतलब किसके आदेश पर चलाई गई थी, मतलब किसने कौन सा अंग्रेज था जिसने आदेश दिया था। इसमें 2 अंग्रेजों के नाम आते हैं, एक थे आपके माइकल ओ डायर, क्या थे, माइकल ओ डवायर थे, माइकल ओ डवायर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भीड़ को रोकने का आदेश दिया था। इन्होंने किसका आदेश दिया था, इन्होंने भीड़ को रोकने का आदेश दिया था, भीड़ को रोकने का आदेश दिया था। किसने, माइकल ओ डायर। और जो थे आपके जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। कौन थे, जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, गोली चलाने का, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि भीड़ को रोकने का आदेश किसने दिया था, भीड़ को रोकने का आदेश कि उन्हें कैसे भी करके आपको रोको, तो वो दिए थे आपके माइकल ओ डायर। ये कौन थे, दिए थे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, सेना में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक।
और अगर पूछे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, वो दिए थे आपके जनरल डायर। जनरल डायर ये किस पद पर थे, तो ये थे आपके ब्रिगेडियर जनरल पर। क्या थे, ब्रिगेडियर जनरल, जनरल डायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। ऑप्शन ने दिया आपका भूमि और हवाई मार्गों के माध्यम से। ऑप्शन बी दिया आपका भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से। ऑप्शन सी दिया आपका समुद्री और हवाई मार्ग के माध्यम से। और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है, तो मतलब अधिकतर सब मतलब व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक अच्छा मार्ग होना चाहिए और सस्ता मार्ग। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए अधिकतर मतलब भारत में किसका प्रयोग होता है, तो होता है आपके समुद्री और हवाई मार्ग, समुद्री और हवाई मार्ग, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे समुद्री मार्ग तो सबसे सस्ता मार्ग क्या है, समुद्री मार्ग है। फिर उसके बाद हवाई मार्ग है। अगर से भूमि मार्ग की बात कर रहे हैं तो ये जो है आपके इसमें ज़्यादा खर्चे और इसमें ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है, इसलिए इससे व्यापार करने में मतलब समय से हर एक चीज़ मिल नहीं पाता। ठीक है, और हवाई मार्ग रहेगा तो मतलब नियत समय पर जो चीज़ आना या जाना रहता है वो आपके पहुंच जाता है। ठीक, और ये हाल आपका समुद्री मार्ग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो आपका जल साधन यानी समुद्री साधन जो है आपका सबसे सस्ता होता है, इसलिए समुद्री मार्ग भी हमारे व्यापार के लिए अच्छा होता है। यानी भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है वे कैसे होता है, आपके समुद्री और हवाई मार्ग के माध्यम से होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। ऑप्शन दिया आपका अलीगढ़ में, ऑप्शन बी दिया आपका आगरा में, ऑप्शन सी दिया आपका मेरठ में, और ऑप्शन डी दिया आपका बुलंदशहर में। ऑप्शन डी क्या दिया, बुलंदशहर में। किसकी बात करें, नरोरा की बात करें। नरोरा कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश। नरोरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, आपके बुलंदशहर में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे और आणविक संयंत्र की बात करें, जैसे एक है आपका कैगा, कहाँ, अगर पूछे कैगा कहाँ पर है, कैगा आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, एक है आपका कैगा हो गया, एक है आपका कुड़नकुलम और कलपक्कम। कुड़नकुलम और कलपक्कम कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में। कुड़नकुलम और कलपक्कम कहाँ पे है, आपके तमिलनाडु में। एक है आपका काकरापार पूछे कहाँ पर है, आपके गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और कैगा हो गया, कुड़नकुलम कलपक्कम हो गया, काकरापार हो गया, और एक है आपका ट्राम्बे। कौन सा है, ट्राम्बे। ये कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, नरोरा आपके कहाँ पर है, आपके बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, कुड़नकुलम कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, ट्राम्बे महाराष्ट्र। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया आपका कोयला सोनभद्र, ऑप्शन बी दिया आपका बलुआ पत्थर मिर्जापुर, ऑप्शन सी दिया आपका यूरेनियम, और ऑप्शन सी दिया आपका सिल्का बालू प्रयागराज, और ऑप्शन डी दिया आपका यूरेनियम झांसी। तो कौन सा मतलब इसमें सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कोयला किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब सोनभद्र, मतलब कोयला कहाँ प्रसिद्ध है, मतलब आपके सोनभद्र। कोयला क्षेत्र में कौन जाना जाता है, कौन सा मतलब जिला जाना है, तो आपके सोनभद्र जाना जाता है। ठीक है, यानी सोनभद्र में अधिक कोयला पाया जाता है। मिर्जापुर में क्या होता है, तो यहाँ पर बलुआ पत्थर मिलते हैं। और सिल्का बालू की बात करें तो आपके प्रयागराज में। और यूरेनियम कहाँ की बात है, यूरेनियम आपके ललितपुर में। कहाँ पर, ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके ललितपुर में, न कि झांसी में। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है यह सही आंसर होता है। ये यूरेनियम जो है झांसी में नहीं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, आपके ललितपुर में पाई जाती है। ठीक, तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो आपसे मिलते हैं आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। ठीक।